हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में घट्टा चक्र का प्रैक्टिस पेपर करेंगे कंपलसरी का। ठीक है, तो ये सेट 14 है। 19 सेट हमारे होंगे, 20 सेट इसमें दिए थे, लेकिन एक जो था वो रिपीट था, तो ये आज का 14 सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैसेस दी हैं और उनके सोर्सेस दिए हैं कि कहाँ से वो जनरेट होती हैं, कहाँ से वो एमिट होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, ये गलत है, रॉन्ग है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेतों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्टों से निकलती है, भी बिल्कुल सही है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर यहाँ पे ऑटोमोबाइल की जगह रेफ्रिजरेटर देते तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है CFC का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये किसके लिए है। देखिए, ये जो है, ये जो पूरा एक फ्रेज टाइप का है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, ये यूएन के थ्रू स्टार्ट हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे हम कहते हैं। और ये कौन सा ये दशक है, तो 2014 से 2024 तक इस दशक की ये बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कुछ पॉलिटेंट्स दिए गए हैं, प्रदूषक और होने वाली बीमारी, उनसे क्या क्या बीमारी होती है। तो देखिए, ये साइंस में भी आता है, एनवायरनमेंट के केस में भी, तो दोनों तरफ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्ट, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पारा है यानी कि मरकरी जो है, उससे होती है मिनीमाटा डिजीज, ये बिल्कुल सही है। कैडमियम की हम बात करें, इटाई बीमारी, कैडमियम से इटाई बीमारी होती है, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लोराइड आयन अपच, ये गलत है। देखिए, फ्लोराइड आयन जो होता है उसके ज़्यादा होने से, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाती है टीथ में। ठीक है, टीथ में प्रॉब्लम होती है। और टीथ में कौन सा पार्ट, इनामल पार्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट में आता है। ठीक है, तो ये इनामल क्या है, इनामल एक ये भी पूछा जाता है कि हम ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट, हार्ड सब्सटेंस कौन सा होता है, तो वो होता है इनामल। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ये हो, और इनामल आपका ऑप्शन में हो तो इनामल आपका राइट हो जाएगा। और ये ऊपरी लेयर होती है टीथ के ऊपर, जो हम लोग को बाहर के प्रोटेक्शन, बाहर की चीज़ों से जो है वो टीथ को प्रोटेक्ट करती है। तो ये क्या करता है, इसकी जब ज़्यादती हो जाती है फ्लोराइडाइन की, पानी में जैसे ज़्यादा आ रहा फ्लोराइडाइन, तो वहाँ पर इनामल को, इसको क्या करती है, इरोजन शुरू कर देती है, इसको हटाने लगती है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर जब ये हटने लगता है तो पीलापन जो पीलापन आता है वो फ्लोराइडाइन की वजह से आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो है एकदम बैलेंस में रहे एटमॉस्फेयर में, तो उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 0.03, ये बिल्कुल सही मानी जाती है। बट प्रेजेंट टाइम पे कितनी चल रही है, ये बढ़कर 0.04 चल रही है, ये प्रेजेंट टाइम में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे 22 अप्रैल बिल्कुल सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये गलत है, तो सुमेलित नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर राइट यही हो जाएगा। ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए, 5 मई नहीं बल्कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। याद कैसे रखेंगे, देखिए इसका मोटिव क्या है कि तंबाकू की दी एंड करना। ठीक है, दी एंड करना, एकदम लास्ट। और ये मई 31 है, तो मई का क्या होता है, दी एंड हो जाता है यहाँ पर, उसके बाद जून स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, 22 अप्रैल, ये जो 22 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल अर्थ डे हो गया। ठीक है, और 22 अगर हम मार्च की बात करें, ये सब डेज ना, इनसे रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये होता है वाटर डे। पिछले प्रैक्टिस सेट में, SST के प्रैक्टिस सेट में शायद ये आया था, तो वहाँ पे हमने बताया था। तो 22 मार्च हो गया, वाटर डे हो गया। और पृथ्वी दिवस अर्थ डे यानी कि 22 अप्रैल हो गया। इसी के साथ 22 मई जो होता है वो होता है कौन सा, ये भी बता चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है, तो इनको एक जगह जो इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है इनको एक जगह लिख कर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है किससे है? प्राकृतिक निवास, वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण से। देखिए इन ये सारे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, तभी इन्होंने अधिकतम वर्ड यूज़ किया है। सबसे ज़्यादा है प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है, यानी कि जब हम लोग जंगल काटते हैं अपने रहने के लिए, लकड़ी निकालने के लिए जंगल जो कटते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑटोमेटिक पहले तो वनस्पतियाँ विनाश हो जाता है, और जब वो हो जाता है तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो भी वहाँ से क्या हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट उस तरह से उनका फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो प्राकृतिक निवास और वनस्पतियों के विनाश से सबसे ज़्यादा संकट होता है किसको? बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं जो फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, पीवी सेल जिन्हें हम कहते हैं, ये कैसे सेल होते हैं? ये सौर सेल होते हैं, सोलर सेल होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये डायरेक्ट सन की एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी लेते हैं, लाइट, और इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। विटिकल्चर, देखिए ये जो कल्चर होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एनी एग्जाम, इसकी प्लेलिस्ट एक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें सारे जितने भी जब बार बार पूछे जाते हैं कल्चर्स, उनको हमने वहाँ पर समझाया है, याद करवाया है, तो उसको एक बार वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। विटिकल्चर जो होता है, विटिकल्चर जो होता है ये अंगूर की खेती के लिए होता है। वेजिकल्चर और ओलेरिकल्चर, अब इसको रोकते हैं, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे। पिस्सीकल्चर की बात कर लेते हैं। पिस्सीकल्चर जो होता है वो मछली पालन के लिए होता है। अब देखिए ओलेरिकल्चर, वेजिकल्चर, अब कौन से बच्चे? सब्जी खेती और रसोई कृषि। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है और गलती यहीं पर होती है। याद रखिएगा जो ओलेरिकल्चर है, ओलेरी जो कल्चर है वो स्पेसिफिक होता है वेजिटेबल्स के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक हो जाता है वेजिटेबल्स के लिए। और जो वेजिकल्चर है या फिर कहें हॉर्टिकल्चर है, ये जो होता है ये गार्डनिंग आती है, तो उसमें फूल फल ये सब सब्जियां ये सारी चीज़ें आती हैं, उनकी मेंटेनेंस आती है, मेंटेनेंस की बात की जाती है। ठीक है, और जो ओलेरिकल्चर होता है ये आपका कल्टिवेशन होता है, किसका? सब्जी के लिए होता है, वेजिटेबल्स के लिए होता है, स्पेसिफिक हो जाता है ये। तो ये ओलेरिकल्चर को हमेशा सब्जी खेती से जोड़िएगा, और वेजिकल्चर फिर आपकी आ जाएगी वृक्षों की कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करा लीजिएगा कौन सा सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? विटामिन, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। और ये गेहूं अंकुर का तेल इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है, जो गेहूं का अंकुर होता है उसके तेल में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब देखिए हम यहाँ पर सारे आपको तेल दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, ADEK ये कैसे होते हैं? ये फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा फैट से, फैट सॉल्युबल होते हैं। और B और C आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं विटामिन। ठीक है, जो जल में घुलनशील होते हैं और जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो इनको याद रखिए, ये ऑटोमेटिक याद रहेगा। तो विटामिन ई यहाँ पर क्या है? गेहूं अंकुर का तेल बहुत अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। कुनैन, देखिए कुनैन आपको कहाँ से मिलता है मलेरिया रोग के लिए? तो सिनकोना की छाल से आपको मिलता है। ठीक है, सिनकोना की बार्क, इसे इंग्लिश में छाल को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। तो सिनकोना की छाल से आपको मिलता है कुनैन। और सिनेमन, बाकी तो सब यहाँ देखिए पता है, कत्था वृक्ष की छाल, तुलसी की पत्तियाँ, ये सब आप इनसे वाकिफ होंगे। सिनेमन की छाल क्या होती है? सिनेमन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं, खुशबू के लिए। ठीक है, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं दालचीनी की लकड़ी। ठीक है, दालचीनी की लकड़ी जो होती है खुशबू वाली होती है, ये इसका यूज़ खाना बनाने में बहुत अच्छे से एरोमा में यूज़ किया जाता है, सिनेमन की छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म सुमेल नहीं है इनमें से कौन सा? तो देखिए थायमिन, बेरीबेरी, ये सही है, क्योंकि देखिए विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें B1 B2 बहुत सारे होते हैं, तो B1 कौन सा होता है? थायमिन होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है? बेरीबेरी हो जाता है इसकी कमी से। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें तो ये विटामिन सी, स्कर्वी, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए जो है आपका रेटिनॉल, जिसे हम कहते हैं रेटिनॉल, यहाँ पर क्या दिया है? वर्णांता। अब देखिए कंफ्यूजन यही होता है,
ये क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि इसमें रेड और ग्रीन कलर जो होता है उसमें डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है अगर ये प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए, रेटिनॉल आपको याद आता है आइज से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप इसको टिक कर देते हैं, बट ये नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस जो है ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है और ये सेक्स डिटर्मिनेशन की वजह से होता है। तो अब देखिए, ये जो रेटिनॉल जो होता है ये इसकी कमी से क्या होता है, आपको रतौंधी, हिंदी में रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे वर्णांता देकर इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है। अब विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन जिसे कहते हैं, रक्त जमना, इसमें क्या होता है, रक्त जमता है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के अधिकृत है। मतलब इनका यह है कि पंचायतों की संरचना किनके उसमें आती है, ये काम किसका है, तो वो है स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि राज्य का विधानमंडल, उसके अंदर आता है काम, पंचायतों की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो अशोक का नाम देखिए कई सारे जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें आया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें गुर्जरा बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, गुर्जरा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक। वैसे तो काफ़ी सारे राजाओं ने ये उपाधि उनको मिली है, लेकिन फर्स्ट जो गुप्ता रूलर अगर हम बात करें फर्स्ट गुप्ता की, तो वो आपका है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड, ठीक है। और ये कौन सा था, ये जिसको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, जिसको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, ये गुप्ता रूलर था, परम भागवत के इसको टाइटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है, ये किस संप्रदाय से हैं, शंकर देव, तो ये है वैष्णव संप्रदाय से, ठीक है। इसी तरह शंकराचार्य किससे थे, अद्वैत संप्रदाय से थे, अद्वैत संप्रदाय से, ठीक है, तो ये सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1893 में, ठीक है, 1893 में हुआ था, याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है। 1872 में हमने क्या बताया था, इसमें हुआ था नेटिव मैरिज एक्ट, ये पूछा जाता है, नेटिव मैरिज एक्ट ये कब आया था, ये 1872 में आया था, और 1893 में आपका विवेकानंद ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, शिकागो में जो हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पर ये बेस्ड है, तो ये है सन्यासी विद्रोह पे, एक रिवोल्ट हुआ था सन्यासी रिवोल्ट, उसके बारे में यहाँ से पूरा पता चलता है आनंद मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो देखिए लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती इनको अध्यक्ष बनाया गया था, अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। देखिए मॉडर्न अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ से एक ज़रूर क्वेश्चन आता है कि कौन किससे रिलेटेड है, कौन किसके टाइम पे था। यहाँ पर कोई ना कोई आपका गवर्नर जनरल का नाम होगा या फिर वाइसराय का नाम होगा, तो उसको पता होना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रही है और ये किससे रिलेटेड है, ये और रिपन इससे रिलेटेड है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और जो ऑप्शन दिए हैं तो देखिए कैनिंग जो थे ये फर्स्ट वॉइस रॉय थे। वॉइस रॉय जब भी आता है इसका मतलब ये होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल अब ख़त्म हो गया है, क्राउन जो है ब्रिटिश क्राउन यानी कि वहाँ इंग्लैंड से उसका पूरा रूल चल रहा है, ठीक है। तो वॉइस रॉय भी फर्स्ट वॉइस रॉय होता है और लास्ट गवर्नर जनरल होता है। और जी ये इनके टाइम पे क्या हुआ था, ट्रेन चली थी और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति जिसे कहते हैं वो लॉर्ड डलहौजी हो गए। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, इसमें 1905 में बंगाल डिवीज़न हुआ था कर्जन के टाइम पे। और इनके अलावा अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त पूछा जाता है कॉर्नवालिस के लिए। और एक पूछा जाता है सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि, वो रिलेटेड किससे, वो वेलेजली से रिलेटेड है, ठीक है। कोई एक जगह लिस्ट बना के बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट आई थी, ये बिल्कुल सही है। एम के गांधी,
चंपारण आंदोलन, ये सही है। एससी बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, ये सही है। एम ए जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो सुमेलित नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन जो है वो अली ब्रदर्स फेमस है उसके लिए। अली ब्रदर्स यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। एम ए जिन्ना जो है इससे दूर थे, और बल्कि उन्होंने जो महात्मा गांधी ने सपोर्ट बाद में इसमें खिलाफत आंदोलन में करते हैं, तो वो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती है, ठीक है। तो ये अहमद जिन्ना के बारे में पूछा जाता है, तो ये इससे दूर थे खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो ये है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के थ्रू निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति कब होती है? 3 टायर सिस्टम का पार्ट होती है। 3 टायर, 2 टायर 3 टायर पढ़ा होगा आपने पंचायत सिस्टम में, तो इसमें 3 टायर का पार्ट होती है पंचायत समिति। इसमें बीच की कड़ी होती है, एक तरीके से बीच वाला लेवल जो होता है वो पंचायत समिति होता है। तो इसमें जनता के थ्रू डायरेक्ट रूप से, मतलब डायरेक्टली जनता के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप मतलब डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ये वाली जो सिस्टम होता है वो किसको करती है? वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बताती है, यानी कि माइनॉरिटीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना इन्होंने की है पार्ट 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? देखिए सेंटर, स्टेट और आपका आता है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, ये 3 आते हैं पार्ट। अब स्टेट और लोकल गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में रेवेन्यू कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो किसकी जिम्मेदारी होती है? वो होती है राज्य वित्त आयोग की, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन SFC। और केंद्र और राज्य के बीच में यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने की किसकी जिम्मेदारी होती है? फाइनेंस कमीशन की, ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। इसे इंग्लिश में कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी किसके थ्रू लाई गई थी? नरसिम्हा राव द्वारा लाई गई थी। कब? 1991 में। तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एयर, किसके थ्रू और क्या, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद अर्थव्यवस्था किस पर बेस्ड है? तो ये न्यास पर बेस्ड है। न्यास मतलब होता है ट्रस्टीशिप, ठीक है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि इनकी इकोनॉमी जो है किस बेस्ड पर है? ट्रस्टीशिप के बेस पे। तो इसमें क्या है कि जो पैसे वाले हैं यानी कि जो धनी व्यक्ति हैं, वो जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं या फिर नीचे, उनसे नीचे वाले लोग हैं इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, तो उनको क्या करेंगे? उनके लिए वो एज अ ट्रस्टीज़ के फॉर्म में काम करेंगे, ठीक है, ट्रस्टीज़ बनकर काम करेंगे। तो वो उसे हिंदी में कहते हैं न्यास, न्यास पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? देखिए किसी भी देश के अगर हमें उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ समझनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मेजरमेंट है वो है पर कैपिटा इनकम, उत्पाद की बात की गई है, आय की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है? देखिए जो पॉपुलेशन होती है उससे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो सिंपल पॉपुलेशन पूछ लेते हैं नंबर की कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है किस स्टेट में। एक पूछा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। इन दोनों में ये फ़र्क होता है, जैसे मान लिया एक ये एरिया है, यहाँ पर इतनी इस तरह से आपकी पॉपुलेशन है, तो इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों एरियाज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है, ठीक है, तो वो ये वाला हो जाएगा। एक पूछा जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है एक रिक्वायर्ड एरिया में वहाँ के उस एरिया के अकॉर्डिंग जितना स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, तो वो अलग हो जाता है,
वो लिस्ट अलग हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर कंपैरिजन जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें मतलब एरिया भी आ जाता है कि वो उसका एरिया कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्टेट है वो, उसके अकॉर्डिंग उस वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है किस राज्य में नगरीय घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो अगर नगरीय घनत्व की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल आपका सबसे ज़्यादा इसमें आ जाता है जो ऑप्शन है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र आएगा, उसके बाद पंजाब थर्ड नंबर पे आएगा, फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। देखिए फीमेल की लिटरेसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें सबसे ऊपर जो है वो है लक्षद्वीप आपका, ठीक है। 1 नंबर पे लक्षद्वीप है, उसके बाद आपका आएगा चंडीगढ़, उसके बाद आपका आएगा पुडुचेरी, फिर आपका आएगा दमनदीव, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कौन सा है, यूटी संघ शासित राज्य है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स ब्रिज यानी कि राम सेतु शुरू होता है। देखिए एडम्स ब्रिज राम सेतु जो है ये आपका शुरू होता है पंबन आइलैंड से, बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कंफ्यूज कर दिया पंबन को भी रखकर, लेकिन पंबन आइलैंड में, ये तो आइलैंड हो गया, वहाँ पे कौन सी जगह, धनुषकोडी, धनुषकोडी जगह से, धनुषकोडी से शुरू होता हुआ श्रीलंका के जो आपका श्रीलंका के मन्नार आइलैंड, ठीक है। ये कौन सा है, श्रीलंका का। इंडिया के पंबन आइलैंड के धनुषकोडी से स्टार्ट होता हुआ श्रीलंका के मन्नार आइलैंड पे जाके एंड होता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। देखिए सबसे बड़ा मरुस्थल बोले तो वो सहारा हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल बोले तो वो इंडिया में हमारे है थार, ठीक है। थार मरुस्थल राजस्थान गुजरात साइड। और गोबी किधर है, ये मंगोलिया में है। कालाहारी कहाँ है, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पर कौन सही पूछा है, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। देखिए कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और लोनार की अगर हम बात करें तो वो महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। नक्की की बात करें तो वो है राजस्थान में, नक्की लेक। और पुलिकट जो आपकी है ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पे है पुलिकट लेक, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खरीफ कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल देखिए इनकी कटाई जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है कटाई इनकी। तो ये कपास, मूंगफली, मक्का, ये तीनों तो आती हैं खरीफ में, सरसों नहीं आती है। सरसों, गेहूँ ये जो है ये रबी फसल है, रबी फसल में आता है, ठीक है। इसकी अप्रैल से जून के बीच में, अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसकी कटाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को ही गरीबों तक पहुंचना होगा। ये स्टेटमेंट किसका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि गरीब शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते तो शिक्षा को गरीबों तक पहुंचना होगा, ये स्टेटमेंट है विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। देखिए सागौन हो गया आपका, साल हो गया, देवदार हो गया, चीड़, पाइन, ये सारी जो लकड़ी होती है इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, बल्कि ये इंडिया की इकॉनमी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड इन पे होती है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है इनकी लकड़ी। तो ये इनका पूछा गया है कि ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन राज्यों में से। तो देखिए सागौन का पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो उसका 50% पार्ट जो होता है वो आपका पाया जाता है एमपी में। इसे याद रखिएगा, सागौन का पूरे इंडिया में बात करें तो 50% पार्ट एमपी में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को, सार्वजनिक मतलब प्राइवेट की बात कर रहे हैं, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम कहते हैं CSR, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड किसे दिया गया, इसे दिया गया NTPC को, ठीक है, NTPC को दिया गया।
याद रखिएगा कौन सा अवार्ड, CII-ITC 2020 अवार्ड NTPC को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु और ग्रीन हेल्थ केयर को समर्थन देने हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? तो देखिए मेडिसिन के क्षेत्र में मेडिसिन हेल्थ और ग्रीन हेल्थ केयर के साथ उसकी समझौता किसके साथ किया? इजराइल के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 दिसंबर को चीन ने अपने जिस नए रॉकेट से अंतरिक्ष में 5 उपग्रह लॉन्च किए, 5 सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किए किस नए रॉकेट से? तो वो था लॉन्ग मार्च 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हॉकर संस्कृति को मान्यता दी? यूनेस्को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको उसकी लंबी लिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे इंडिया के भी आते हैं, तो उसमें हॉकर किस देश का है ये संस्कृति? तो वो है सिंगापुर की। इसमें वहाँ पे स्ट्रीट, ये किसके थ्रू बनाई गई है वहाँ पे? तो स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं और जो खाना खिलाते हैं, भोजन पूरा जो फूड खिलाते हैं वहाँ पे, जो लंगर टाइप से जो होता है, तो उनके थ्रू ये पूरी बनाई हुई संस्कृति है, हॉकर संस्कृति नाम है, उसको यूनेस्को ने मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 दिसंबर 2020 को भारत जापान के बीच छठा संवाद हुआ भारत और जापान के बीच में। दोनों देशों के बीच पहला संवाद कब हुआ था? तो शुरुआत हुई थी 2015 से, ठीक है, और ये 2020 में हुआ 6 नंबर का। और इसमें क्या किसकी बात की? इसमें एक लाइब्रेरी बनाने की बात हुई जो कि बुद्धिस्ट कल्चर की, जिसमें लिटरेचर रहेंगे, बुद्धिस्ट कल्चर के लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले जेंडर हब के संदर्भ में विचार कीजिए। जेंडर हब से रिलेटेड, जो कि भारत का पहला है, उससे रिलेटेड कोई 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत का पहला जेंडर हब तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया जाएगा। ये जेंडर हब संयुक्त राष्ट्र महिला सहयोग से स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 1 में क्या गलत है? यहाँ पर केरला होता तो ये सही हो जाता, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए, अब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रही है। विकल्पों में सही युग्म चुनिए। 3 11 है 5, देखिए 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 प्लस 2 सॉरी ये इक्वल कर देते हैं। इसी तरह 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, प्लस 2 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन, किसी कोड को ऐसे लिखा जाता है, जिम को कैसे लिखेंगे? तो इसको देख लेते हैं। EBNK, देखिए सबसे पहले फर्स्ट को देखा करिए, ये -3 है। उसके बाद लास्ट को देख लीजिए, ये भी क्या है, LMN -3 है। अब सेंटर वाले को देख लीजिए, L को देख लीजिए, JKL, ये भी -3 है। I है यहाँ पर, JKL -3, यानी कि -3 की है। तो G की अगर हम बात करें तो D, बिल्कुल एक ही ऑप्शन दिया है इन्होंने, D बिल्कुल सही हो जाएगा, -3 का बन रहा है। दिए गए विकल्पों में ऑड चुनिए। तो NOPQRTUVWVW, यहाँ पर सिर्फ +1 है, +2 यहाँ पे भी। F आगे चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी +2 है और यहाँ पे भी +2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोस को इस तरह से लिखा जाता है, लाइट को। अब देखिए इसमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर बिल्कुल सेम इन्होंने लिख दिए हैं, तो हम यहाँ पे L और T, अब ये तो सब में दिया है। अब देखिए O को भी इन्होंने सेम लिख दिया है, यानी कि G भी हर जगह सेम ही है। अब R P है और S आपका Q है, -2 है, तो यहाँ पर I का -2 क्या हो जाता है, G हो जाएगा, और H का -2 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार, ये आज है, प्रेजेंट डे है। बीते कल ये हुआ, उससे पहले दिन ये हुआ, बुधवार की वेंसडे है, निकालना है तो रविवार कब होगा? तो वेंसडे हुआ, फिर थर्सडे हुआ, फ्राइडे, यानी कि प्रेजेंट डे कौन सा है, फ्राइडे है। तो कल कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा, और उसके अगले दिन क्या होगा, संडे होगा, रविवार हो जाएगा, यानी कि कल के बाद, आने वाले कल के बाद अगले दिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को सेलिब्रेट किया, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा? मतलब यहाँ पे डेज नहीं पूछा, बल्कि ये कह रहे हैं कि मंगलवार अब उसका कब पड़ेगा, 5 जनवरी को, 5 जनवरी मंगलवार, ऐसा कब
होगा। तो देखिए हमेशा हमें पता है कि एक साल जब ऐड करते हैं, जैसे 66 की अगर हम बात करें तो एक डे बढ़ जाता है, यानी कि नेक्स्ट 5 जन कब पड़ेगी, वेंसडे को। ये क्या है, ट्यूसडे है, तो वो कब पड़ेगी, वेंसडे को पड़ेगी। तो एक 1 डे ऐड हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह से, हमें क्या 7 डेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आने के लिए हमें 7 ईयर्स जाना होगा। अब इस 7 ईयर्स में मसला क्या है कि 65, 66, 67, 68, इसमें क्या हो रहा है, जो 68 हो रहा है ये आपका लीप ईयर पड़ रहा है, ठीक है। और लीप ईयर जब पड़ता है तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हमें, 366 डेज मिलते हैं, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है हमें। एक चेक कर लेते हैं 4 से डिवाइड करके कि लीप ईयर है नहीं, 4 1 द 4, 4 7 द 28, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, यानी कि क्या है, लीप ईयर है। यानी कि एक जो पड़ रहा है, इसके बाद अगर हम 7 साल जाते हैं तो उसमें एक साल जो वो लीप ईयर पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, यानी कि 7 - 1 6 ईयर्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें 6 ईयर ऐड कर देंगे, 65 + 6 कौन सा हो जाएगा, 71, यानी कि 1971 5 जनवरी को ट्यूसडे पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, एक बार रिवर्स कर लिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन स्टेटमेंट दिया है, स्वयं को अद्यतन रखने के लिए मैं सदा रेडियो पर 9 बजे के समाचार सुनता हूँ। ठीक है, अब इसका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, वह व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता। ऐसा ज़रूरी नहीं, हो सकता वो समाचार पत्र भी पढ़ता और शाम को रेडियो भी सुनता हो, तो ये सही नहीं है। ताज़ा समाचार केवल रेडियो पे उपलब्ध है, ऐसे भी नहीं कुछ वो यहाँ पर मेंशन कर रहा है कि ताज़ा समाचार जो है वो इसी पे सिर्फ मिलता है। केवल लगा के इन्होंने गलत कर दिया, यानी कि ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी फल मिष्ठान है, यानी कि ये कह रहा है कि जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे क्या हैं, मीठे हैं, स्वीट्स हैं। सभी मीठी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। अब ये कह रहा है कि ये सारी जो मीठी चीज़ें हैं, यानी कि जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, ये हेल्थ के लिए उपयुक्त नहीं होती, तो यहाँ पर अब कंक्लूजन क्या है, सभी फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि देखिए सारे फल जब स्वीट हैं और सारी स्वीट, इन्होंने यहाँ पे सारी बोला है, सारी स्वीट चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, यानी कि सारे फल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, कुछ फल स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होते, ये तो इन्होंने इसी स्टेटमेंट से निकाल लिया है। देखिए अगर कभी भी ऑल वाली चीज़ आए कि ऑल ये वाली, यानी कि सभी वाली चीज़ बिल्कुल सही आए, और अगर नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट वही हो, सेम हो, बस ऑल की जगह क्या हो, सम हो वहाँ पर, यानी कि कुछ हो, तो वो भी सही हो जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ फल स्वास्थ्य के लिए, जब सारे फल उपयुक्त नहीं तो कुछ फल भी उपयुक्त नहीं होंगे, ये भी बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 1 और 2 दोनों लागू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फरवरी 2021 को किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी सारी कोचिंग्स जो है यूपीएससी इनके लिए, पीसीएस लेवल के लिए, ये स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए फ्री शुरू की गई हैं, तो देखा होगा इसको, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को, तो इसमें पढ़ाते हैं टीचर्स फ्री ऑनलाइन। तो ये किस स्टेट में की गई है, तो ये यूपी स्टेट में की गई है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे फिनिश हो रहे हैं, तो ये हमारा 14 प्रैक्टिस सेट फिनिश हो गया है, टोटल 19 है, तो आप समझ लीजिए कितने बच्चे हैं। इसके अलावा बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि साइंस मैथ्स में कितने बच्चे हैं, देखिए टोटल साइंस मैथ्स में 6 हैं, ठीक है, 6 हैं, जिनमें से साइंस के 3 हो चुके हैं, 3 बचे हैं, और मैथ्स के 5 हो चुके हैं, सिर्फ एक सेट बचा है, वो भी हम इसके बाद जल्दी ही डाल देंगे, ठीक है। फिर हमारा रह जाएगा एसएसटी बचेगा, और आपका ये कंपल्सरी जीके वाला, ये आज वाला बचेगा, ठीक है, ये बच जाएगा, बस इसको हम करवाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेशन फिनिश हो गया है, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी नए व्यूवर्स हों वो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है, तो अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन जब आप ये देखेंगे तब तक कोई दूसरा सेट वहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो वो रोज़ देखने के लिए आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन प्रेस करना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।